खुश आमदीद, खैर मकदम और वेलकम है आप सभी सामईन व नाज़रीन का रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप सबके लिए हाज़िर हूँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी के बीएड डिस्टेंस मोड फासलाती तर्ज़ तालीम के इंट्रेंस टेस्ट साल 2019 में पूछे गए सवालात के साथ। ये सीरीज़ चल रहा है डिस्टेंस मोड का। तो डिस्टेंस मोड के क्वेश्चंस दोनों के लिए बराबर हेल्पफुल होगा। जो रेगुलर मोड से बीएड कर रहे वाले हैं या डिस्टेंस से, वो दोनों इस क्वेश्चन को पढ़ें ताकि वो इन्हें इसका फ़ायदा मिल सके। तो इस वीडियो में हम कुल क्वेश्चन नंबर 31 से 55 तक के लेंगे। मीन्स के जो बीएड का जो पैटर्न है, तो बीएड में जो थर्ड सेक्शन है, तीसरे सेक्शन में जनरल अवेयरनेस यानी उमूमी आगाही के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये कुल क्वेश्चन कितने होते हैं? 25 क्वेश्चन होते हैं। तो इन्हीं 25 क्वेश्चन को आप से सामने आज की इस वीडियो में सॉल्व करूंगा। इससे पहले जनरल इंग्लिश और जनरल उर्दू बीएड डिस्टेंस मोड के हल कर चुका हूं। अगर अभी तक आपने उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो चैनल पर ज़रूर देख ले। तो चलिए हम बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट कर दूं कि अगर अभी तक आपने रिजवान ज़हीर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि हमारी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और साथ ही एक मेरा टेलीग्राम चैनल भी है, आप उस चैनल को ज्वाइन कर लें ताकि वहाँ इस मानव से रिलेटेड प्रिपरेशन के लिए या फिर और भी अदर कोर्सेज़ के लिए क्वेश्चंस अपडेट करते रहता हूं। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और मटेरियल भी, आप उन सारे मटेरियल्स को वहां से कलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ स्क्रीन पर रहा हमारा सबसे पहला ये सवाल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ये सेक्शन बी है, जिसमें से तीसरा है उमूमी आगाही यानी जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन। इससे पहले पार्ट ए था। पार्ट अलिफ में 15 क्वेश्चन थे उर्दू के और फिर इंग्लिश के, और ये पार्ट 2 है यानी पार्ट बी है। इसमें सबसे पहले उमूमी आगाही यानी जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चंस है। फिर इसके बाद रीजनिंग है और टीचिंग एप्टीट्यूड है। तो हम आज की इस वीडियो में जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन ले रहे हैं, उमूमी आगाही। तो उमूमी आगाही के जो क्वेश्चन सबसे पहला पूछा गया है, मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का ताल्लुक़ इनमें से कौन सी रियासत से है? ये करेंट अफेयर से क्वेश्चन है। ऑप्शन ए उड़ीसा, बी आसाम, सी झारखंड और डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो देखें तो साथ ही साथ सारे क्वेश्चंस के आंसर नीचे कमेंट में देते जाएं। तो पूछा गया था कि करेंट में, प्रेजेंट में जो इंडिया का चीफ जस्टिस है, उनका रिलेशन, उनका ताल्लुक हिंदुस्तान के कौन से स्टेट से है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी आसाम। आसाम से ताल्लुक है किनका? जो कि अभी 2019 में जब ये एग्ज़ाम हुआ था, उस वक्त जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे उनका ताल्लुक था। लेकिन अगर आपके साथ अभी करेंट में पूछा जा रहा है कि अभी जो मौजूदा, यानी अगर 20 के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ रहा है तो फिर आप देंगे जो अभी प्रेजेंट है। और अभी प्रेजेंट कर है कौन से चीफ जस्टिस हैं? तो शरद अरविंद बोबड़े वो अभी प्रेजेंट में हैं। और उनका ताल्लुक अगर कहा जाए तो उनका ताल्लुक महाराष्ट्र से था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, दर्ज झैल में से कौन सा मुल्क ब्रिक्स का रुकन नहीं है? BRICS का मेंबर। नीचे 4 जो कंट्रीज़ के नाम दिए गए हैं, 4 मुल्कों के नाम दिए, उनमें से कौन सा नहीं है? ऑप्शन ए ब्राज़ील, सी रूस, डी ईरान और फिर डी चीन। तो इस क्वेश्चन को आप बखूबी खुद से ही हल कर सकते हैं, क्योंकि इसका जवाब, इस क्वेश्चन का जो जवाब है सवाल में ही छिपा है। क्या कि यहाँ जो ब्रिक्स में 4 वर्ड दिए गए हुए, 5 जो वर्ड्स दिए गए हुए, ये पाँचों लेटर्स किसी न किसी एक मुल्क के शुरू से करता है। जैसा कि आप देखें कि सबसे, थोड़ा इसको हम बड़ा कर लेते हैं, ये रहा BRICS। तो B फॉर ब्राज़ील है, B फॉर ब्राज़ील, R फॉर रसिया,
और I फॉर इंडिया और C फॉर चाइना, और जो S बच रहा है एक लास्ट में वो है साउथ अफ्रीका। तो ब्रिक्स के जो BRICS है ये इसी में इनके सारे जवाब हैं, क्योंकि ब्रिक्स के 5 मुल्क मेंबर्स हैं, 5 मुल्क रुकन हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और फिर साउथ अफ्रीका। और तो जो नीचे आपके ऑप्शंस दिख रहे हैं, ऑप्शन सी में ईरान, ये ब्रिक्स का रुकन नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। झारखंड में बिरसा आंदोलन तहरीक का ख़ास मरकज़ किस ज़िला में था? आज़ादी के आंदोलनों में हर अलग अलग जगहों पे अलग अलग की नुमाइंदी में तहरीकें चलाई गई थी, उनमें से एक तहरीक झारखंड में जो चला था वो बिरसा आंदोलन के नाम से बिरसा मुंडा ने चलाया था। तो वो ये कौन सी जगह से शुरू हुआ था? एक तो पहले हमें चीज़ पता चल गई कि झारखंड से, जो कि हिंदुस्तान का एक सूबा है। तो झारखंड में कौन से ज़िले से बिरसा आंदोलन की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन ए खूंटी, बी लातेहार, सी चित्रा और डी दुमका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए खूंटी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लिंगराज महेंद्र हिंदुस्तान की किस रियासत में है? लिंगराज मंदिर हिंदुस्तान के किस रियासत, किस सूबे या स्टेट में है? ऑप्शन देख रहे हैं, ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी कर्नाटक, सी केरला और फिर डी उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी उड़ीसा। लिंगराज मंदिर उड़ीसा के खुर्दा ज़िला में है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। विक्रम साराभाई खलाई मरकज़ यानी स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर को खलाई मरकज़ कहते हैं। तो विक्रम साराभाई खलाई मरकज़ कहाँ वाक़ है, कौन सी जगह पर है? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए मदुराई, बी तिरुवनंतपुरम, सी कोचीन या फिर डी खम्मम। तो क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी तिरुवनंतपुरम, जो कि केरला में पड़ता है। और केरला में ही विक्रम साराभाई के नाम से, जो कि एक बहुत ही मशहूर साइंटिस्ट थे हिंदुस्तान के, उन्हीं के नाम से स्पेस सेंटर वाक़ है। कब, कहाँ? तिरुवनंतपुरम, केरला में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। गांधी जी के सियासी मुअल्लिम इनमें से कौन थे? गांधी जी के सियासी मुअल्लिम राजनीतिक गुरु कौन से थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी बाल गंगाधर तिलक, सी मोहम्मद अली जिन्ना और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो क्वेश्चन नंबर 36 का राइट आंसर है गांधी जी की सियासी मुअल्लिम यानी राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। इस वीडियो का 7वां क्वेश्चन है, किस शहर को मशरिक़ का शिराज कहा जाता है? यानी ये नीचे 4 ऑप्शंस दिए गए हुए हैं, इनमें से कौन सा जो ऑप्शन है उसे मशरिक़ का शिराज कहा गया है? शिराज एक बहुत ही मशहूर और मारूफ जगह है, कहाँ? ईरान में। ईरान का बहुत ही खूबसूरत जगह है शिराज। तो उसी के नाम से हिंदुस्तान के भी एक जगह के नाम को मशरिक़ का शिराज कहा गया है। ऑप्शन ए जौनपुर, बी लाहौर, सी दिल्ली और डी मुल्तान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए जौनपुर को मशरिक़ का शिराज, शिराज यानी ईस्ट, पूरब का शिराज कहा गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। हिंदुस्तानी दस्तूर के किस दफ़ा के तहत सदर जमहूरिया को मुआखज़ यानी इम्पीच, जिसे हिंदी में महाभियोग कहते हैं, किया जा सकता है? यानी हिंदुस्तान में जितने भी आइन के दायरे में ओहदे हैं उनमें से सब ओहदों का अलग अलग मर्तबा है। उनमें से जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का है वो सदर जमहूरिया। तो सदर जमहूरिया को अगर कोई हिंदुस्तान का प्रेसिडेंट बना हुआ है, राष्ट्रपति है, तो उसे डायरेक्ट उसके राष्ट्रपति के पद से नहीं हटा सकते हैं, बल्कि बाज़ाब्ते उसके लिए एक पूरा सेटअप तैयार किया गया कि आप इस रास्ते से गुजर करके, इन स्टेप्स को फॉलो करके ही आप किसी सदर जमहूरिया को, राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। तो वो कौन सा है हम आप बताएंगे, लेकिन पहले ऑप्शन बता देते हैं। ऑप्शन ए दफ़ा 356 यानी आर्टिकल 356, बी दफ़ा 75, सी दफ़ा 76 और डी दफ़ा 61।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी। दफ़ा 61 के तहत ही किसी सदर जमहूरिया यानी राष्ट्रपति प्रेसिडेंट को इम्पीच महाभियोग किया जा सकता है। और महाभियोग के लिए जो रूल्स हैं उसमें से सबसे अहम चीज़ है कि 14 दिन पहले नोटिस किया जाता है, नोटिस देना होगा राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को, और उसके बाद सदन में जो पार्लियामेंट है वहाँ इलेक्शन होगा और उसमें कम से कम 2/3 से पास होना चाहिए बिल। राष्ट्रपति के महाभियोग का, इम्पीच का बिल 2/3 के रेशियो से अगर बिल पास होता है तो ही राष्ट्रपति को हटा सकते हैं, वरना नहीं। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। डायरिया जिस्म के किस आज़ा यानी ऑर्गन को मुतासिर करता है? डायरिया एक बीमारी का नाम है। कहा जा रहा है कि डायरिया से जिस्म यानी बॉडी के कौन से आज़ा, ऑर्गन को मुतासिर करता है, इफेक्टेड करता है? ऑप्शन ए लीवर, बी इंटेस्टाइन, सी किडनी, डी हार्ट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी किडनी। डायरिया से किडनी मुतासिर होता है, किडनी फेल हो जाता है डायरिया की बीमारी बढ़ने से। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। गल्डिंग सोल्स किसकी किताब है? एक ये बुक का नाम दिया गया हुआ है और पूछा जा रहा है कि इसके राइटर कौन है। ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी APJ अब्दुल कलाम, या फिर डी भीमराव अंबेडकर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी APJ अब्दुल कलाम। उन्हीं की ये किताब तहरीर की हुई है। इसका हिंदी वाला जो वर्जन है वो है हमारे पथ प्रदर्शक। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। पहले हिंदुस्तानी जिनको भारत रत्न एजाज़ से नवाजा गया था, यानी 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें से कौन से ऐसे पहले हिंदुस्तानी हैं, इंडियन हैं, जिसे भारत रत्न, हिंदुस्तान में जो अवार्ड से दिए जाते हैं उनमें से सबसे बड़ा अवार्ड भारत रत्न का है। तो उनमें नीचे के 4 ऑप्शन में से किसे दिया गया, किसे अवार्डेड किया गया? ऑप्शन ए सर्वपल्ली राधाकृष्णन, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, और डी सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आपको खुद पता चल जाएगा, क्योंकि मैं आपको भारत रत्न की थोड़ी सी हिस्ट्री बताता चलूँ कि भारत रत्न की शुरुआत सबसे पहले कब 1954 में हुई। 1954 से भारत रत्न का पुरस्कार या ये इनाम दिया जा रहा है। और जो सबसे पहली बार जो इनाम दिया गया था तो उनमें 3 लोग शामिल थे। एक सी राजगोपालचारी, दूसरा जो नाम आता है उसमें वो था एस राधाकृष्ण, और तीसरा जो नाम आता है वो है CV रमन। तो आपके पास जो ऑप्शन ए में दिख रहा था सर्वपल्ली राधाकृष्ण या एस राधाकृष्ण, यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मीन्स के पहले ऐसे हिंदुस्तानी जिनको भारत रत्न दिया गया था वो है सर्वपल्ली राधाकृष्ण। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। एशियाई खेल यानी एशियन गेम्स सबसे पहले किस शहर में मुनाकिद किया गया था? एशियाई खेल सबसे पहले कौन से शहर में कराया गया था, कौन से शहर में होस्ट हुआ था? ऑप्शन ए चंडीगढ़, बी दिल्ली, सी कलकत्ता, या फिर डी गुवाहाटी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी। एशियाई खेल की शुरुआत कब से हुई? 1951 से, और सबसे पहले दिल्ली में ही इसका इनाकाद किया गया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी किस खेल से मुंसलिक है? यानी ध्यानचंद ट्रॉफी, ये ट्रॉफी थोड़ा सा मुश्किल, यहाँ पे ध्यानचंद अवार्ड होना चाहिए इनाम, किस खेल से रिलेटेड है? ऑप्शन ए कबड्डी, बी क्रिकेट, सी बैडमिंटन, और फिर डी हॉकी। तो आप जैसा जानते हैं कि हॉकी के बहुत ही एक मशहूर खिलाड़ी थे ध्यानचंद, जिसे हॉकी का जादूगर भी कहा जाता है। तो उस नाम से, ध्यानचंद के नाम से हॉकी खेल मुंसलिक है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, हर साल हमारा मुल्क
23 दिसंबर को किस नाम से याद करता है? यानी हिंदुस्तान में 23 दिसंबर को क्या सेलिब्रेट किया जाता है? ऑप्शन ए यौम किसान यानी एग्रीकल्चरल डे, किसान दिवस, बी यौम साइंस डे, या फिर सी यौम अतफाल यानी चिल्ड्रेंस डे, या फिर डी यौम शहादत दिवस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो आप खुद बता देंगे, क्योंकि मैं चारों के बताता चल रहा हूँ कि जो आपको ऑप्शन बी दिख रहा है यौम साइंस। तो इंडिया में जो साइंस होता है तो साइंस डे दो है, एक नेशनल साइंस डे और दूसरा इंटरनेशनल साइंस डे। तो नेशनल साइंस डे जो है वो है 28 फरवरी को, CV रमन के बर्थडे पर नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। लेकिन अगर हम इंटरनेशनल साइंस डे की बात करें तो वो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। और ऑप्शन सी में जो यौम अतफाल है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है जवाहरलाल नेहरू के बर्थडे पे। और ऑप्शन डी यौम शहीद मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ कि आप नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं कि यौम शहीद कब मनाया जाता है। और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यौम किसान, यानी 23 दिसंबर को हिंदुस्तान में किसान दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। हिंदुस्तानी आईन के किस दफ़ा के तहत लोकसभा यानी ईवान ज़ीरी लोअर हाउस में एससीज और एसटीज, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए तहफ़्फ़ुज़ात यानी रिजर्वेशन फराहम किए गए हैं, रिजर्वेशन दिए गए हैं? इंडिया में जो भी पिछड़े हैं उनको आईन में यानी कॉन्स्टिट्यूशन में रिजर्वेशन दिया गया है, उनके लिए खुसूसी तवज्जो उन पर ध्यान दी गई है। तो लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उन्हें लोअर हाउस भी कहते हैं, उनमें एससी और एसटी के लिए रिजर्वेशंस दिए गए हैं। तो वो कौन से आइन के तहत दिए गए हैं, कौन से दफ़ा के तहत? ऑप्शन ए 332 यानी 332, बी 330, सी 222 या डी 345। तो लेकिन उससे पहले आपको बताता चलूँ कि यहाँ जो लोकसभा दिया गया है, राज्यसभा में एससी और एसटीज़ के लिए कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ लोकसभा में यानी लोअर हाउस में है, अपर हाउस में नहीं है। और इसमें भी दो चीज़ें आती, एक है एससी और दूसरा है एसटी। तो एससी के लिए, एससी और एसटी दोनों के लिए कुल मिला के जो सीटें हैं वो है 84। लेकिन इस और फिर अलग करना चाहें कि एससी के लिए कितने हैं और एसटी के लिए कितने हैं, तो एससी के लिए 47 है और एसटी के लिए 41। और ये आइन के, हिंदुस्तानी आइन के, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 के तहत ये स्पेशल रिजर्वेशन दिया गया हुआ है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। दर्ज झैल में से हिंदुस्तान के सबसे पहले वज़ीर आज़म कौन थे? सबसे पहले नायब वज़ीर आज़म, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर। आप लोगों में से कुछ लोग हैरान होंगे, क्या हिंदुस्तान में डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, नायब वज़ीर आज़म, उप प्रधानमंत्री भी होते हैं क्या? तो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले क्वेश्चन में के ऑप्शंस देख लें। ऑप्शन ए भीमराव अंबेडकर, सी रफ़ी अहमद किदवई, सी सरदार वल्लभ भाई पटेल और डी चौधरी चरण सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में ऑफिशियल उप प्रधानमंत्री, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर या नायब वज़ीर आज़म के लिए कोई ओहदा नहीं है, लेकिन जो होम मिनिस्टर होता है उन्हें ही नायब वज़ीर आज़म माना जाता है। जो वज़ीर दाखिला होता है, गृह मंत्री जिसे कहते हैं, वही नायब वज़ीर आज़म के कायम मकाम होता है। इस वजह से अगर अभी आपसे पूछ दिया जाए कि मौजूदा दौर में हिंदुस्तान के नायब वज़ीर आज़म या कायम मकाम वज़ीर आज़म कौन है, तो उसका जो सही जवाब होगा वो होगा अमित शाह। तो जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त जो होम मिनिस्टर या गृह मंत्री जो बनाए गए थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, वज़ीर दाखिला जिसे कहते हैं उर्दू में। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, 47। पारसियों की मुक़द्दस किताब कौन सी है? पारसी हिंदी, जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में कुल 6 मज़ाहिब के लोग रहते हैं नॉर्मली, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और पारसीज़, जैनिज़्म एंड बुद्धिज़्म, जैन और बुद्ध। तो उनमें से एक पारसी है। तो पारसी की जो मुक़द्दस किताब, पवित्र
किताब या होली बुक कौन सी है? ऑप्शन ए जिंद अविस्ता, सी बाइबिल और डी गुरु ग्रंथ या फिर सी गुरु ग्रंथ या डी इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए जिंद अविस्ता। ये बुक का नाम सिर्फ अविस्ता है, लेकिन ये जो कि जिंद ज़बान में लिखी गई है इस वजह से ये जिंद अविस्ता यहाँ दे दिया क्या हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 राइट आंसर ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 48। बिहू डांस किस रियासत का डांस है? जैसा कि आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो लोग इलाके के अतबार से जो फोक डांस है वो फोक डांस है, अलग अलग स्टेट के अलग अलग इलाकों के लिए मशहूर हैं। तो उनमें से एक का नाम आता है बिहू डांस। वो हिंदुस्तान के कौन से स्टेट, कौन से रियासत या राज्य से संबंधित है? ऑप्शन ए उड़ीसा, बी तमिलनाडु, सी कर्नाटक और फिर डी आसाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी आसाम। बिहू डांस का ताल्लुक आसाम से है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 49। टीपू सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत कहाँ कायम किया था? टीपू सुल्तान से हम सब वाकिफ़ हैं, उनका ताल्लुक कहाँ से था? कर्नाटक से था, लेकिन उन्होंने अपना दारुल हुकूमत कैपिटल राजधानी कौन सी जगह को बनाया था? ऑप्शन ए श्री पेदमपुर, बी श्रीरंगापट्टनम, सी बीदर या फिर डी अहमदाबाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी श्रीरंगापट्टनम। मैसूर के श्रीरंगापट्टनम को टीपू सुल्तान ने अपना दारुल हुकूमत राजधानी कैपिटल बनाया था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50। हिंदुस्तान की आज़ादी के वक्त बरतानिया का वज़ीर आज़म कौन था? यानी 1947 में जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त ब्रिटेन का वज़ीर आज़म प्राइम मिनिस्टर कौन था? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, बी लॉर्ड होस्टिंग, सी क्लीमेंट एटली या फिर डी लॉर्ड मेयो। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। किस मुल्क की पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है? यानी कौन सा मुल्क है जिसके पार्लियामेंट को मजलिस कहा जाता है? जिस तरह से हिंदुस्तान के पार्लियामेंट को संसद भवन कहा जाता है या संसद कहा जाता है, संसद और सांसद दोनों बराबर है, तो मजलिस भी किसी एक जगह के नाम को कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन ए ईरान, बी इराक, सी लेबनान और डी कुवैत। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए ईरान के पार्लियामेंट को मजलिस भी कहा जाता है। लेकिन जो अदर्स ऑप्शन देख रहे हैं इराक, लेबनान और कुवैत, इन सबों के नेशनल असेंबली कहे जाते हैं, इन सबों के पार्लियामेंट को। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 52। बेसबॉल की एक टीम में खिलाड़ियों की तादाद कितनी होती है? बेसबॉल जो कि एक बहुत ही मशहूर खेल है, उसमें टीम में कुल कितने खिलाड़ी होते हैं? ऑप्शन ए 11, बी 6, सी 8 और डी 9। तो जैसा आप सब जानते हैं कि क्रिकेट में 11 होते हैं, फुटबॉल में 11 होते हैं, लेकिन जो बेसबॉल है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। अगर कबड्डी की बात की जाती तो वहाँ 7 होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 53। फिल्म परिणीता बंगला के किस अदीब के नावल पर मबनी है? जैसा कि एक फिल्म का नाम है परिणीता, ये बंगाली अदीब जो बंगाली ज़बान के जो एक लिटरेचर थे उनके नावल पर मबनी है। कौन से? ऑप्शन ए बंकिम चंद्र चटर्जी, सी रविंद्रनाथ टैगोर, सी शरत चंद्र चट्टोपाध्याय या फिर डी अरविंदो घोष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी फिल्म परिणीता बंगाली ज़बान के जो राइटर थे उन्हीं के नावल पर, वो कौन थे? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नाम पर ही के नावल पर ही फिल्म परिणीता मबनी है। जैसा कि अभी कुछ दिनों पहले हाफ गर्लफ्रेंड फिल्म रिलीज़ हुई थी, वो चेतन भगत के नावल पर मबनी थी। उसी तरह से एक फिल्म जो परिणीता थी वो शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के नावल पर ही मबनी है। लेकिन जो अदर्स ऑप्शन दिख रहे हैं ये भी ऑप्शन बहुत ख़ास है, क्योंकि बंकिम चंद्र चटर्जी
इन्होंने क्या तहरीर किया था, इनका बहुत बड़ा किरदार है। और इन्होंने जो राष्ट्र गीत है हिंदुस्तान का, सुजलाम सुफलाम, जिसमें वंदे मातरम वाला जो सेंटेंस आता है, तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। और अगर राष्ट्रगान की बात करें तो उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। जन गण मन अधिनायक जो उसे रविंद्रनाथ टैगोर ने, और जो राष्ट्रगीत है सुजलाम सुफलाम जिसमें वंदे मातरम वाला जुमला आता है, वो बंकिम चंद्र चटर्जी ने ही लिखा था। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 54। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से कौन जाना जाता है? मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन, खून और लोहे के आदमी के नाम से किसे पुकारा जाता है? ऑप्शन ए हिटलर, बी बिस्मार्क, सी नेपोलियन, या फिर डी नेल्सन मंडेला। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी बिस्मार्क। मैन ऑफ ब्लड एंड आयरन के नाम से बिस्मार्क को जाना जाता है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55 जो कि इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। ब्रह्मोस जो एक सुपरसोनिक क्रसल मिसाइल है, हिंदुस्तान के साथ दूसरा कौन सा मुल्क है जिसकी मुश्तरका कोशिशों से तैयार किया गया था? जैसा कि ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रसल मिसाइल का नाम है, उसे हिंदुस्तान ने तैयार किया था, लेकिन हिंदुस्तान में किसी और मुल्क की उसके साथ शराकत थी, कोई और मुल्क भी उसके साथ हिस्सेदारी में था जो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में मदद कर रहा था। तो वो कौन सा मुल्क था? ऑप्शन ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका और डी जापान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए रूस। तो चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे आप सबों से इसी सीरीज़ में अगली वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपको हमारी ये जो चीज़ें मैंने जो बताया है वो पसंद आई हो, और आप एग्ज़ाम की तैयारी में इन वीडियोज़ के मदद से अपने रैंक को और बेहतर कर सकते हैं। तो आज हमें दीजिए इजाज़त, और चलते चलते यही रिक्वेस्ट हूँ कि आप ये वीडियो कैसी लगी नीचे ज़रूर बताएं, और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर राय दें। हम फिर मिलेंगे आप सबों से, तब तक के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।